गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का सेकेंड टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपका ये डिस्प्ले हो रहा होगा, ये टॉपिक मैं आज आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद मे भी होगा तो मैं आपके क्वेश्चन भी करा दूंगा 2-3। अदरवाइज क्वेश्चन के लिए यदि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनेगी तो मैं क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम। आइए इधर देखिए, पहले समझा दे, रुक जाओ थोड़ा समझा देते हैं क्या है। जैसे मान लो कि आपने पहले जो टॉपिक में पढ़ा है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, वो किस लिए है, वो आपका जैसे क्लास 12 में आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे वैसे ही यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ रहा है न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ। इसमें बोला गया है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच के डिस्टेंस के सेंटर डिस्टेंस के या स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने से होगा क्या, फोर्स लगने से ये होगा कि आप जब ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो टाइम के साथ तो उसमें एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा तो वो एक्सेलरेशन यदि अर्थ के थ्रू हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन का नाम हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देंगे। जो सिंबल आप लीनियर में दे रहे हो, जिसे लीनियर में दे रहे हो या बोलते हो हॉरिजॉन्टल में दे रहे हो, उसका सिंबल ए होता है। तो आप जब वर्टिकल में मूव करोगे तो उसी सिंबल को हम स्मॉल जी से दिखा देंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए देखिए ये आपका अर्थ है, ये अर्थ है आपका, इसका मास हम मान लेते हैं m/e। ठीक, अब यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पे है, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो mo है। ठीक, और ये पॉइंट मास मान के चलते हैं, पॉइंट मास। अब पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास का होता है कि द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी 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 लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। ये मान के चलते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ जो ऑब्जेक्ट का होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, अब एक चीज और भी एक चीज समझनी है। अब मान लो ये इसका रेडियस है, क्या है ये रेडियस है, ये आपका सेंटर है O और ये रेडियस RE है। अब आपका जो अर्थ है वो स्फेरिकल है या इलिप्टिकल है, स्फेयर के फॉर्म में है मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो जब स्फेयर के फॉर्म में है तो उसका मास जो है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वो हॉलो तो है नहीं, सॉलिड है। तो हम एजम्पशन लेके चलेंगे इस कैलकुलेशन में कि उसका टोटल मास जो उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, मतलब उसके सेंटर पे होगा। तो हम मान के चलते हैं कि जो ये O है यहीं पे इसका टोटल मास अलाइन कर रहा है m/e। ठीक है, तो अब जब ऐसा हो गया तो एक चीज समझिए कि जो डिस्टेंस है सेंटर सेंटर, क्योंकि हमें लेना है, वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, ये अब आपका समझ में आ जाएगा आपको कि ये डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा RE। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इसके अर्थ सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो RE हो जाएगा। चलिए, आपको पता है कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से जो होता है F इक्वल टू होता है G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस, अब क्या लेंगे डिस्टेंस RE। तो जब एजम्पशन क्या हो जाएगा, RE का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपका इक्वेशन 1 होगा। अब देखिए थोड़ी देर के लिए, जब इक्वेशन 1 होगा, अब आपने क्या पढ़ा है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है और F इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो यहाँ पे वही लगा दिए, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थ मतलब A हो गया। और हम थोड़ी देर के लिए जो बोले हैं कि वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन की जगह क्या है, ये वर्टिकल की जगह क्या है, वर्टिकल मोशन है, और ये हॉरिजॉन्टल में A लेते हैं तो वर्टिकल में A को क्या ले लेंगे, A को G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही आपका जो फॉर्मुलेशन हो जाएगा वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू G हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्लियर है, डन। अब देखो समझो, अभी आपको मैंने बताया था कैसे आप फोर्स को डिफाइन करते हो। एक मिनट बेटा,
चलिए, वो लाइट ऑफ हो गया था, तो लाइट अदरवाइज क्वालिटी में आपको दिक्कत होगा, हम नहीं चाहते क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ करो आपको। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये सोचो, अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो फोर्स अभी क्या है, ये ऑब्जेक्ट को ये अर्थ क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स। तो फोर्स एट किस पे, ऑब्जेक्ट, किसके वजह से, ड्यू टू अर्थ, तो ये एफ ओ ई है, तो हमने यहाँ पे एफ ओ ई वैल्यू निकाल दी है। सेम चीज आपका जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से अप एंड डाउन जब होता है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स वो भी एम ए हो जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे और अर्थ की वजह से लग रहा है, दोनों ही आप देखो दोनों ही सेम फोर्सेस हैं, तो ऑब्वियस है, आप तरीका अलग है बट फोर्सेस सेम है, तो आपस में इक्वेट होंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी आपस में सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये जी एम ओ एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एम ओ इंटू जी, तो एम ओ से एम ओ कट गया तो बच क्या गया, जी इजकल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पे आ गए हम लोग। अब देखो इसको, ये आपका एक जो है, देखिए, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, यही है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आप 9th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हो, और यहाँ पे नया क्या है वो अभी देख लीजिएगा। अब ये जो है, ये फॉर्मूला तब के लिए आप लगा सकते हो जब अर्थ का मास दिया हो, उसके ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हो, तो ये अप्लीकेबल है। और एक चीज यहाँ ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो जी जो है वो डिपेंड कर रहा है, जब प्रोपोर्शनल टू जी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। अब आप देखो एक चीज, इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है उस पर जी डिपेंडेंट नहीं है, तो आप 1 kg का ऑब्जेक्ट यदि आप थ्रो करते हो तो उस पर जो लग रहा है एक्सेलरेशन, या 10 kg का या 20 kg का 1000 kg का, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, अर्थ के मास पे और उनके बीच के डिस्टेंस। ठीक, ये हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एक ये और एक ये क्यों, क्योंकि इससे ग्राफ भी आपको आता है, ग्राफ टाइप क्वेश्चन जो होगा वो यहां से बनता है। ठीक है, ग्राफ टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है, क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें, सपोज करो कि मास ना दिया हो अर्थ का, डेंसिटी दिया हो, उस टाइप में कोई रिलेशन हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए अगला देख लेते हैं। देखिए जो आपने पढ़ा है कि स्मॉल जी इजकल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। सपोज करो, यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको क्या करने में जा रहा हूं। देखिए मान लो, सपोज करो कि द डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ रो जो है, रो है। ठीक, फिर क्या हुआ, डेंसिटी पता क्या है, रेडियस पता ही है, रेडियस कितना है, रेडियस जो है वो आपका वो है आर ई है। तो आपको पता है कि डेंसिटी होता है, डेंसिटी इजकल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो डेंसिटी इजकल टू हो जाएगा एम ई हट जाएगा, अच्छा जी ठीक है, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब, क्लियर है। अब मेरे को रखना क्या है, हाँ मैं चाह रहा हूं कि मास ऑफ अर्थ नहीं दिया, मास ऑफ अर्थ को रिप्लेस करूं, तो मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, ये आपका मास ऑफ अर्थ हो गया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, पुट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी 4/3
पाई रो कहाँ गया, रो इंटू रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर होल क्यूब से कटेगा, केवल न्यूमरेटर में एक आर आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा G इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल G रो इंटू आर, ठीक। ये हो गया। अब आप ये देख लो, ये फार्मूला तब यूज करोगे जब आपको अर्थ का डेंसिटी दिया होगा और उसका रेडियस दिया होगा, तो ये फार्मूला यूज करके आप स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक, लेकिन इससे ये तो आपका फॉर्मुलेशन हो गया। इसके बाद क्या होता है, रिलेशन। तो ये कांस्टेंट जी भी कांस्टेंट, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस पे भी आपको एक ग्राफ रिलेटेड, इससे आपको ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो ये आपका जो था जी का एक पूरा डिटेल डिस्कशन था, दिखाता हूं शुरू से। ये आपको मैंने बता दिया ये कैसे हुआ, रिलेशन निकाल दिया। दूसरा मैंने क्या किया, दो फॉर्मूला बता दिया कैसे क्या होता है। अब देखिए, अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपके लिए पहले से पिनअप किया हूं, जो आपको याद रखनी है। देखो, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, देखो रेडियस ऑफ अर्थ, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखिए, यहां पे लिखा है 6371 kg, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए फॉर कैलकुलेशन मैं वैल्यू लूंगा 6400 किलोमीटर। मैं ये लेके सॉल्व करने वाला हूं, पहली बात। दूसरा, आपका जो जी दिया है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू जो होगी वो मैं पहले पढ़ा चुका, 6.67 इंटू 10 टू पावर क्या होगा, -11। यही रीजन था कि दो छोटे छोटे मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स सिग्निफिकेंटली आपको विजिबल नहीं था, ये भी कॉज था। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। क्लियर, ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, और ये जी हो गया। और एक आपका मास ऑफ अर्थ, इसको आपको करना है। तो देखो यहां पे जो दिया है 5.97, मैं इसको क्या लेता हूं कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg, ठीक। ये आपका एम ई की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आपको डेटा पता होना चाहिए। तो इस डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो देखिए, मैं एक चीज और भी आपको पिनअप करके दिखा रहा हूं। जैसे अभी यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी होती है, क्या होती है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। क्या करिएगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे, ये आप घर पे करिएगा, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जी इजकल टू, यहाँ पे ए लिखा है, इसको जी करिए। क्या है ये, जी इजकल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर है। इसमें वैल्यू रखिएगा, जी की जगह 6.67 10 टू पावर -11, ठीक। मास ऑफ अर्थ यहाँ पे जो दिया है 5.9, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप 6 रख सकते हो, 10 टू पावर 24 kg। और रेडियस में यहाँ पे जो दिया है ये मीटर में दिया है। किस में दिया है, ये मीटर में दिया है, क्योंकि किलोमीटर में आप कैलकुलेशन एमकेएस में करोगे, और एमकेएस में जो आपका एम होता है वो मीटर के लिए होता है, वे और जो एम जो होता है, के जो होता है वो केजी के लिए होता है। तो यहाँ पे आप मीटर में रखोगे तो 6400 ये करके भी कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करोगे तो जी की वैल्यू 9.8 आएगी। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। और कैलकुलेशन के लिए आप अप्रोक्सीमेट कितना ले लेते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैलकुलेशन के लिए है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें आगे जो मैं कराऊंगा वो होगा वेरिएशन ऑफ जी। अब ये जी आ गया स्मॉल जी। अब ये जी किस किस फैक्टर पे वर्क करता है, ये फैक्टर जैसे आपके 3-4 फैक्टर मैं कराने वाला हूं कि आप अर्थ की इनसाइड में जाओगे तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे रहोगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, अब सरफेस जब ऊपर जाओगे तो क्या होगा, उसके बाद
उसमें कुछ जो नीट और जेई के थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, समझा दूंगा लेक्चर के थ्रू। और उसके बाद आप रोटेशन का क्या फर्क पड़ेगा, आप पोल से इक्वेटर पे जाओगे तो क्या होगा, इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो क्या होगा, ये सब चीजें मैं इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। वो केवल वेरिएशन का ही रहेगा। जिसको ये आता है इस वीडियो को स्किप कर सकता है, और जिसको ये नहीं आता ये करके फिर इसके बाद वाला वीडियो देख लेगा। थैंक यू सो मच।